गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपकी तबीयत कैसी है सर? तबीयत ठीक है अब पहले से। अब तो रिजल्ट आ गया आप लोगों का आज। यस सर। हाँ सर। यस सर। सब लोग पास हो गए, कांग्रेट सबको। थैंक यू। मार्क्स कम आए ज़्यादा आए उससे मैटर नहीं करेगा। आप अपने सीए फाउंडेशन पे फोकस करना बस। किसी के कम आए हो या ज़्यादा आए हो, ज़्यादा वाले का भी कुछ खास नहीं है और जिसके कम आए हैं उसे भी कोई नुकसान नहीं है। बस अब अपना सीए फाउंडेशन पे फोकस करो अच्छे से, ताकि एक बारी में आप इसको निकाल पाओ। वही चीज़ मेन है। 12 के मार्क्स यहीं तक थे जो थे। आगे आपका जो भी चलेगा ये प्रोफेशनल कोर्स चलेगा, तो इसको जितनी जल्दी क्लियर करोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ सर। देखो जी, मैंने आप लोगों के साथ, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेंट्री कंप्लीट किया था और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री नया चैप्टर था आप लोगों के लिए, तो अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा चैप्टर उठाऊंगा जो चैप्टर आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ होगा। फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, अब जो आपके पास फाइनल अकाउंट्स है ना, वो दो अलग अलग एंटिटीज के हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, एक होती है आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड एक होती है आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता ही है, वो एंटिटीज जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसको प्रोडक्शन करती हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हम लोग कह सकते हैं जो हमारी ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं, जो एक हाथ से माल परचेज करती है और दूसरे हाथ से माल आगे सोल्ड कर देती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। ये दोनों हमारे टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग भी है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी है। अभी जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगा, यानी हम लोग जो करेंगे वो होंगे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। और यही वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की फाइनल अकाउंट्स होते थे जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए थे, पढ़े थे ना। अपने फाइनल अकाउंट बनाती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से फाइनल अकाउंट होते थे, याद है आपको? लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट, हालांकि ये दोनों एक साथ आ जाते हैं फिर भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता था मेरे पास बैलेंस शीट। इसको हम लोग मिलाकर बोल देते थे इनकम स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते थे पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। एक आपकी इनकम स्टेटमेंट कहलाती थी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट। तो पहले जरा इसके फॉर्मेट्स पर ध्यान देते हैं दोबारा से, क्या क्या हमने सीखा था या क्या क्या हमें बनाना होता था। जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जिसका भी हम बनाते थे एक्स वाई जी जो भी होता था, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट होती थी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
particulars amount. एक ही साथ बना देते थे हम दोनों, ट्रेडिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। ये ऊपर वाला मान लो ट्रेडिंग हो गया, तो नीचे वाला अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता था। ट्रेडिंग अकाउंट में कहां से स्टार्टिंग की जाती थी? Debit. क्या ओपनिंग लिखते थे? Opening टू stock. ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले आपके पास आता था ओपनिंग स्टॉक, और क्या आता था आपके पास? Phases. परचेजेस और परचेजेस जो है वो हम नेट लेते थे। नेट का मतलब है जो डेबिट परचेज रिटर्न है उसको माइनस कर देते थे। परचेज रिटर्न हटाने के बाद जो बचता है वो आएगा, यानी नेट परचेजेस आ गई। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इधर आ जाओ। Sales. सेल्स भी हमारी नेट चलती थी, यानी सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। और क्या होता था? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। और क्या होता था? Wages. हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता था अपने पास? डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हमारे पास आता था जैसे वेजेस, Carriage, freight. कैरियज इनवर्ड, और कस्टमर पावर एक्सपेंस एंड फ्यूल, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। Manufacturing expense. मैन्युफैक्चरिंग आपका फैक्ट्री में ही आ गया। Okay, sir. लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज? कनक क्या कह रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा, कैरियज इनवर्ड आएगा। कैरियज इनवर्ड का मतलब पता है आप लोगों को? Yes, sir. भाड़ा. कैसा भाड़ा? किस चीज का भाड़ा? कौन सा भाड़ा? ट्रांसपोर्ट का जो माल हम गोडाउन तक पहुंचाते हैं उसके लिए भाड़ा. बेसिकली जो हमारा रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा माल जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, उसको मार्केट से अपनी फैक्ट्री तक या गोडाउन तक लाने में जो मेरा किराया भाड़ा लगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, उसको कैरियज इनवर्ड कहा जाता है। और वही कैरियज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। अब ये आ गया मेरे पास। और कुछ भी आता है इसमें? No, sir. आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट एक आता है हमारे पास, अगर मेरा कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो यहाँ पर कवर होता था। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी तरीके का कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो यहाँ पर कवर होगा आपका। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करते थे, डेबिट को माइनस करते थे, तो आपके पास क्या आता था? या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। दोनों में से कोई एक आता था। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिख देते थे, लेकिन अगर ग्रॉस लॉस आया उस ग्रॉस लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते थे। यानी ये यहां पर आ गया और ये आपका यहां पर आ गया, दोनों में से आएगा कोई एक ही। इसके अलावा क्या क्या लिखते थे हम लोग? कोई किसी भी प्रकार की मेरी कोई भी इनडायरेक्ट इनकम, मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी इनडायरेक्ट इनकम। कौन कौन सी होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम? जैसे कि कमीशन Rent received, commission. कमीशन मिला,
रेंट मिला, इसके अलावा Bad debt received. बैड डेब्ट रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड बोलूंगा, और कुछ, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, Miscellaneous income. Sundry income. सन्ड्री या मिसलिनियस इनकम, और कुछ, नहीं. पक्का? मतलब होने को तो हो भी सकता है और भी कुछ, अगर हो गया मान लो इंटरेस्ट ही आ गया आपके पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। और एक इसमें मेन होता था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ है। सर लॉस में कहाँ पे लिखेंगे? सर डेबिट में। इसके अलावा कई बार जो आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करती हैं, वो यहाँ पर आ जाता है। इधर आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेसिकली इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सोडा, पीने वाला सोडा नहीं है ये, एब्रीविएशन है सिर्फ। एस से हो गया मेरे पास सेलिंग एक्सपेंस, ओ से हो गया मेरे पास ऑफिस एक्सपेंस, डी से हो गया मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ए से हो गया मेरे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो या एडवर्टाइजमेंट कह लो। और क्या आता है, मान लो कोई लॉस हुआ आपका, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था ना, वो एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पर आता है। आप credit- एबनॉर्मल के ऊपर लिखाया था आपने। हाँ, दोनों जगह आता है वो। यहाँ पर एबनॉर्मल क्रेडिट में जो किया जाता है, यहाँ पे इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके गुड्स कम हो रहे हैं, आपके परचेजेस कम हो रही है एक तरीके से, इसलिए वो परचेजेस की अगेंस्ट में क्रेडिट होता है। चाहे तो यहाँ से भी माइनस हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको क्रेडिट में दिखा देते हैं। और क्योंकि वो मेरा एक्चुअली में लॉस है, इसीलिए वो यहाँ पर शो हो रहा है। और जितना मुझे रिकवर हो जाएगा वो यहाँ पर आएगा। और इसका चौथा जो इम्पैक्ट है, एक और जाएगा, वो होता है इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पैसा देगी, वो आपका डेटर है, रिसीवेबल है, तो वो आपकी बैलेंस शीट में एसेट भी बनता है। सर माइनस करके शो कर सकते हैं हम? कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रेडिट का टोटल करते हो, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के को माइनस करते हो, तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर आपके पास नेट लॉस आएगा, दो में से कुछ एक आएगा। ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप देखोगे, ये जो लाइन है ना, ये पार्टीशन की लाइन होती थी। इस लाइन से ऊपर वाले जो ये आइटम्स हैं, ये अबव द लाइन कहलाते हैं, ये नीचे वाले बिलो द लाइन कहलाते हैं। ये आप आगे जब इंटर में पहुंचोगे तो आप इस तरह से वर्ड्स पढ़ोगे, अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स। बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। above the line आइटम्स मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। बिलो द लाइन आइटम्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इसके अलावा हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज ऑन 31 मार्च, जो भी होगा, बैलेंस शीट पता है आपको। लाइबिलिटी सिंपल वाली बैलेंस शीट है, कंपनी वाली बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं है, सिंपल वाली रहेगी। सिंपल वाली जो होती है ना, सिंपल वाली में हम लोग एब्रिविएशन भी यूज करा देते हैं। एब्रिविएशन का मतलब है जैसे एसेट में क्या क्या आता है, तो हम कह देते हैं फादर इज कॉलिंग मदर, फादर इज कॉलिंग मदर, यानी फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, फादर इज कॉलिंग मदर। इधर क्या क्या आता था लाइबिलिटी साइड, एक तो आती थी आपके पास कैपिटल, और ये कैपिटल भी कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। क्लोजिंग कैपिटल बेसिकली हम लोग कैसे निकालते थे, याद है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें आप ऐड कर देते थे एडिशनल कैपिटल, माइनस ड्राइंग्स। और ऐड कर देते थे प्रॉफिट, माइनस कर देते थे ड्रॉइंग्स। अगर लॉस है तो लॉस माइनस हो जाता था, और तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ हम यहाँ करते थे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती थी। और क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल के अलावा, कोई रिजर्व्स हो, प्रोविजंस हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। जी, करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा सारा। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी, आपकी बैलेंस शीट लास्ट में मैच हो जानी चाहिए। एक बार इन फॉर्मेट्स को नोट करेंगे फटाफट से, ताकि मैं इनकी एडजस्टमेंट पे आ सकूं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है।
सर नीचे करना। सर नीचे करना। और नीचे यस सर। फिर तो बैलेंस शीट आ जाएगी। यस सर, वही शुरू। सर प्लीज 1 सेकंड ऊपर कर दो। थैंक यू सर। हो जाए तो सर बता कर दो देना भाई। नीचे। हो गया कर हो दूं? गया। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। सर एक मिनट। सर ठीक है, हो जाए तो बताना मुझे फटाफट। सर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, इसी में हमारे पास आपको पता है क्वेश्चन जो आते थे फाइनल अकाउंट के वो कुछ इस तरह से दिखते थे, है ना। ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती थी। सर कुछ दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्यों? पता नहीं। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। बाकियों को तो नजर आ रही है ना? यस सर। यस सर।
अच्छा, एक शायद हम लोगों ने पहले भी देखी था सीए फाउंडेशन में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीखा था ना इसका फॉर्मूला शायद पहले भी हमने। यस सर। कौन से चैप्टर में सीखा था, कौन सा चैप्टर कर लिया हमने ऐसा? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कहाँ था? सर इन्वेंट्री में था। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में था, हाँ इन्वेंट्री में था। तो क्या फॉर्मूला सीखा था आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा? सेल्स माइनस सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करूंगा एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट बोलो या आइटम्स बोल लो। जैसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक की, आपको ना क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है। कमाल की बात यह है कि ये क्लोजिंग स्टॉक या कोई भी आइटम की जो मैं बात करूंगा वो कहाँ गिवन हो सकता है, या तो वो गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, या फिर वो गिवन होगा एडजस्टमेंट में। जो भी चीज आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी उसका इंपैक्ट जाता है सिंगल इंपैक्ट जाएगा। जो भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो सिंगल इंपैक्ट जाएगा उसका, लेकिन कोई भी आइटम जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसका डबल इंपैक्ट जाएगा। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहां लेकर जाओगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। नहीं जाएगा, बैलेंस शीट। फिर ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, हाँ अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह जाएगा। वो दो जगह में से एक जगह तो आपकी बैलेंस शीट हो गई, एसेट साइड, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। बताओ समझ आई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यस सर। केशव, है क्लास में? क्लोजिंग स्टॉक इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और। सेकंड पॉइंट, अब कुछ होते थे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी खर्चा करना जो बाकी होता है, या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगा। बताओ मुझे, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो कहां ले जाओगे? एक ही जगह जाएगा फिर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट। फिर जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो बिल्कुल दो जगह जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, और मेरा अब ये डिपेंड करता है, वो ट्रेडिंग में भी जा सकता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकता है, ऐड हो जाएगा टू एक्सपेंस। जो भी खर्चा है, जैसे मान लो सैलरी है, मुझे बता दिया गया कि भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में जो सैलरी होगा उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो आपका ट्रेडिंग में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अलावा ऐसे ही मेरे पास एक होती है एडवांस में किया गया खर्चा। एडवांस एक्सपेंस, एडवांस में अगर आपने खर्चा किया है और वो आपको गिवन है कहां पर? या तो ट्रायल बैलेंस में
या फिर एडजस्टमेंट में? ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो शीट बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में क्या पर? एसेट साइड। एसेट साइड। आपका एडवांस में किया गया खर्चा एसेट बनता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको कैसे पता प्रॉफिट एंड लॉस? ट्रेडिंग नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी हो सकता है, और जो भी खर्चा है उसमें से माइनस हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेंस। कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। फोर्थ, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखा, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो, यानी कोई भी इनकम जो मिलनी बाकी है, कोई भी इनकम जो मिलनी बाकी है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक जगह जाएगी, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह जाएगी। ट्रायल बैलेंस वाली कहां जाएगी? आउटस्टैंडिंग इनकम क्या बनती है मेरी? Please. आउटस्टैंडिंग इनकम क्या बनती है मेरी? एसेट। एसेट। एडजस्टमेंट वाला आइटम दो जगह, बैलेंस शीट में एसेट तो रहेगा ही, साथ ही साथ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? ऐड या माइनस? प्लस। प्लस हो जाएगा। वैसे बेसिकली ना ये ट्रेडिंग में जाता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो सिर्फ सेल्स आती है इनकम के नाम पर, और तो कोई इनकम आती नहीं, बाकी तो सारी इनकम जो है वो पीएनएल में जाती है, तो इसलिए ट्रेडिंग में ऐसा चीज जाता नहीं है, फिर भी मैं लिख के छोड़ रहा हूं। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, एडवांस इनकम। एडवांस में जो इनकम मिली या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगी। ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी तो एक जगह जाएगी, कौन सी होगी वो एक जगह? क्या बनती है हमारी एडवांस में मिली हुई इनकम? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? एडवांस माइनस। माइनस। तो एडवांस चाहे खर्चा हो या एडवांस चाहे इनकम हो, वो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। और आउटस्टैंडिंग चाहे इनकम हो, आउटस्टैंडिंग चाहे एक्सपेंस हो, वो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। एक बार नोट करेंगे इनको एज इट इज।
सर नीचे करना। सर नीचे करना। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। यस ठीक है सर। जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। और कौन सी याद आती है हमें इसमें? एडजस्टमेंट बहुत सारी है, 15-16 एडजस्टमेंट होती हैं। और कौन सी एडजस्टमेंट होती है मेरे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। हाँ बिल्कुल, अब मैंने एक लेकिन पहले लिख दी बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कहीं दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है, या तो ट्रायल बैलेंस पे गिवन है या फिर आपका गिवन है एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहाँ जाएगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट। ना, इस बार कनक गलत हो गया आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में खर्चा बनेगा, नुकसान बनेगा। डेटर में से तो पहले ही एडजस्ट हो चुका होगा, तभी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है
तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, दूसरा बैलेंस शीट में डिडक्ट होगा फ्रॉम डेटर्स। ये तो आपका हो गया बैड डेब्ट। इसी तरीके से एक और होता था, आपको याद होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां गिवन होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ना आपको बेसिकली जो गिवन होता है ना, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगा, या तो होगा एडजस्टमेंट में, या फिर होता है एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस, दोनों में। प्रोविजन अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है तो डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट क्या क्या होगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। Yes, sir. दूसरा, आपकी बैलेंस शीट में डिडक्ट होगा फ्रॉम डेटर। लेकिन अगर एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस दोनों में गिवन है तो इसको समझना ध्यान से। बैलेंस शीट में तो सेम रहेगा, डिडक्ट फ्रॉम डेटर, लेकिन जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या करूंगा? मैं कंपेयर करता हूं। मैं कंपेयर करता हूं ओल्ड प्रोविजन को विद न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कौन सा होगा? एडजस्टमेंट वाला। ओल्ड प्रोविजन कौन सा होगा? ट्रायल बैलेंस वाला। और जब आप कंपेयर करोगे तो दो सिनेरियो निकल सकते हैं। न्यू वाला प्रोविजन ज्यादा है ओल्ड वाले से, या फिर न्यू वाला प्रोविजन कम है ओल्ड वाले से। न्यू वाला प्रोविजन ज्यादा है ओल्ड वाले से। अगर न्यू वाला ज्यादा है तो इसका मतलब हमने प्रोविजन ज्यादा बनाना है। आप लोगों को याद होगा क्लास 11th में भी आपको सबसे ज्यादा जो परेशान करता था वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या डेटर बहुत परेशान करता था। तो उसी का समराइज कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। अगर नए वाला ज्यादा है तो इसका मतलब आपने ज्यादा बनाना है। तो जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर न्यू वाला कम है ओल्ड वाला ज्यादा है तो इसका मतलब अब आपको कम बनाना है, पहले से ज्यादा था, तो ये आपका फायदा हो जाता है। डिफरेंस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। आता है समझ में? Yes, sir. अच्छा, इसके साथ साथ एक और होता था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कुछ भी अलग नहीं है, सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जो पॉइंट नंबर 7 है ना, सेम उसी के जैसा चलेगा पॉइंट नंबर 8 भी। बस एक नोट का ध्यान रखना। नोट कैसे चलता है? जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूंगा और बैलेंस शीट में मेरी ये जो एसेट वाली साइड होगी, एसेट वाली साइड में
मैं लिखूंगा डेटर, और ये डेटर कौन से होंगे? बुक वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस से आए होंगे, उसमें से सबसे पहले माइनस किया जाएगा फर्दर बैड डेप्ट। ये फर्दर बैड डेप्ट कौन से होंगे? एडजस्टमेंट वाले। ठीक है, ये अमाउंट बचता है, इस अमाउंट में से फिर माइनस किया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी कौन सा प्रोविजन है? एडजस्टमेंट वाला। फिर आपके पास अमाउंट आता है और उसमें से फिर माइनस होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये भी एडजस्टमेंट वाला। तब जाके आपके डेटर बाहर आते हैं मेन, तब जाके आपके डेटर बाहर आते हैं मेन। क्लियर है भाई? Yes, sir. एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर ही। सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी एडजस्टमेंट वाला। हाँ सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी एडजस्टमेंट वाला। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया, और अगर प्रोविजन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हुआ तो? मैंने अभी बताया ऊपर आपको, प्रोविजन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, और अगर होगा तो मैं जब वो स्पेसिफिक केस आएगा उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। अभी आप यही मान के चलो कि प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा आपके लिए। इसमें मान लो आपको डेटर गिवन है 1,25,000, ध्यान से समझना। बैड डेप्ट्स हैं 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 10,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 5,000। आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है फर्दर बैड डेप्ट रुपीज 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी मेंटेन्ड the rate of 10%. Third, provision for discount, we maintain the rate of 5%. अब करना क्या है, पहले नोट करना है आपको, फिर इसको ट्राई करना है एक बार। मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप ट्राई करके देखो कितना आपको आया, और यहां से पहले नोट करो।
सर नीचे करना। सर नीचे करना। सर हो गया, क्वेश्चन शो कर दो। सर सिर्फ बैलेंस शीट का अमाउंट निकालना है या प्रॉफिट एंड लॉस का भी? नहीं, दोनों को शो करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाओगे, पीएनएल भी और बैलेंस शीट भी। ओके। सर मैंने कर लिया बट ये नहीं पता कि सही है या नहीं। थोड़ा सा टाइम दो, मैं कराता हूँ, उसके बाद 5 मिनट दो, इतने बाकी भी कर लेंगे।
सर आंसर बताना। हुआ? हाँ सर किया तो है। चलो मैं देखते हैं एक बार। जब भी प्रोविजन फर्दर बैड डेब्ट ये दिया हो ना, तो मैं पहले क्या करना है, पहले हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे। पहले हम लोग बैलेंस शीट वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले डेटर, डेटर कहां से उठेंगे? आपके ट्रायल बैलेंस से। कितने की बने? 125। पहले मुझे करने देना, उसके बाद डाउट होंगे तो पूछना, बीच में मत बोलना। अब इसमें से जब आप माइनस करते हो ना, तो सबसे पहले माइनस होगा फर्दर बैड डेब्ट। और फर्दर बैड डेब्ट कौन से होंगे? जो आपकी एडजस्टमेंट में होगा, यानी 15,000। तो 15,000 माइनस होंगे। या आपने 15,000 माइनस करे तो कितना बचा? 110। फिर माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी आपका नीचे वाला एडजस्टमेंट वाला 10%। 10% निकालो, इसका कितना आएगा? 11,000। माइनस करो, कितना बचा? 99,000। 99 फिर इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो भी एडजस्टमेंट वाला। वो कितना है? 4950। 5%, 4950। कितना बचा? 94050। 94050। तो ये तो बैलेंस शीट का था, ठीक है जी। अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा, तो मैं यहां दिखाऊंगा टू बैड डेब्ट। पहले से कितना है? 5,000। उस 5,000 में ऐड करूंगा फर्दर बैड डेब्ट। कितने हुए थे एडजस्टमेंट वाले? 15,000। 20 आएगा ये। अब प्रोविजन कितना है पहले से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000। बट अब कितना बनाना है आपको? 11,000। तो 1,000 और बनाना है। तो आप यहां पे शो करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 11 बनाना है, 10 पहले से है, 1,000 और बनाना है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को देखेंगे। पहले से कितना है? 5,000। अब कितना बनाना है? 4,950। तो कम हो रहा है, Yes, sir. तो आपका फायदा हो रहा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5,000 पहले से है, हमें बनाना है सिर्फ 4,950, तो 50 रुपीज का फायदा हो गया। क्या कहते हो? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? सेम ही है सर, बिल्कुल। सेम है मेरा सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो मैंने आपके साथ अभी कितनी एडजस्टमेंट करी? 8। Sir, हाँ जी। sir, discount on debtors PNL में आएगा ना? डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहां पर गिवन है? इसी वाले क्वेश्चन में, एग्जांपल में? नहीं सर, मैं अलग से पूछ रही हूँ। डिस्काउंट ऑन डेटर्स हाँ आपका पीएनएल में आएगा, खर्चा ठीक है बनेगा। ठीक है 8 तक हो गया था मेरे पास, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 9th एडजस्टमेंट
डेप्रिसिएशन का क्या करते हो? डेप्रिसिएशन गिवन होगा आपको या तो ट्रायल बैलेंस में होगा या फिर एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस में होगा तो बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट में होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या फिर कह रहा हूं सॉरी, साथ ही साथ बैलेंस शीट लेस या माइनस फ्रॉम एसेट। ठीक है जी। हाँ सर। और बढ़ो आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या तो ट्रायल बैलेंस में या फिर एडजस्टमेंट में। बताओ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है और किसको देता है? बिजनेस प्रोप्राइटर को देता है। बिजनेस देता है, ओनर को देता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? इनकम। और कैसे हो गया? सर खर्चो। खर्चा होगा ना। ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है, ओनर को पे करता है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया। हाँ सॉरी सर। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एक तो अभी बताया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पर? लायबिलिटी लायबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल होगी ना उसमें ऐड कर देना, ऐड टू कैपिटल। 11 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थोड़ा सा उल्टा चलेगा, ये थोड़ा सा उल्टा चलेगा। ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो अब ये कौन देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर देता है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर एडजस्टमेंट में है तो एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गया, दूसरा आपकी बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा। कहां से? कैपिटल से। कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। मैं इसमें माइनस क्यों होता है वैसे कैपिटल में? सर कैपिटल से माइनस इसलिए होता है कि ओनर ने ना बिजनेस में जो ओनर की कैपिटल होती है ना, वो ओनर की कैपिटल भी एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं हम, है ना। अब सर यानी ओनर ने कुछ पैसा लगा रखा है बिजनेस में, मान लो 1 लाख रुपए लगा रखा है। अब उसमें अगर ओनर कुछ पैसा देना चाहता है और
क्योंकि ओनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, तो ओनर अलग से नहीं देता। ओनर कहता है काम करो, मैंने तो पहले पैसा दे रखा है बिजनेस को 1 लाख, तो उसी में से कम कर लो। मेरे को बिजनेस से पैसा लेना है 1 लाख, एज अ ओनर कैपिटल मेरी जो है वो लाइबिलिटी है ओनर की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एज अ ओनर मुझे 1 लाख लेने है बिजनेस से, और कहीं ना कहीं मुझे 5,000 मान लो देने हैं आईओडी, तो मैं क्या करूंगा कि 95,000 नेट ले लूंगा मैं वो बिजनेस से। Yes, sir. और भी याद है कुछ? हाँ, एक वो भी तो था। Depreciation. क्या? Depreciation. डेप्रिसिएशन लिखवा दिया, कहाँ खो गए? ये रहा 9th लिखवाया था अभी। डेप्रिसिएशन हो गया। मैं क्या बता रहा था वो भी बुलवा दिया। हाँ, याद आ गया। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या आता है? लॉस बाय फायर, या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया। एबनॉर्मल लॉस आपको जो गिवन होगा ना, वो कहाँ गिवन होगा? एडजस्टमेंट में गिवन होगा हमेशा। आपको कहाँ गिवन होगा? एडजस्टमेंट में गिवन होगा। आपको ये देखना है कि क्या इंश्योर्ड है। पहले भी डिस्कस किया है मैंने इसके बारे में। Yes, sir. Consignment में. कंसाइनमेंट में या तो इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अब इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहली एंट्री सेम चलती है, और पहली एंट्री होती है मेरे पास एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से। पहली एंट्री मेरी सेम चलती है टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी एंट्री भी मेरी कहीं ना कहीं सेम चलती है। मेरा जो एबनॉर्मल लॉस होता है मैं उसको चार्ज करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। लेकिन जो थर्ड एंट्री है वो इंश्योर्ड के केस में आती है, अनइंश्योर्ड में नहीं आती। और वो क्या आती है? वो आती है मेरी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें नहीं आती। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज? Yes, sir. एक बार प्लीज नोट करें यहां तक। बस आज एडजस्टमेंट इतनी रखूंगा, इसलिए एक बार इसको नोट करें यहां तक। क्लास में छोड़ देना नोट करके। क्या सर? मैं कह रहा हूँ क्लास मत लेफ्ट कर देना नोट करके। ओके सर।
सर नीचे करना। हो गया? हो गया सर। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स कराई हैं, एक बार ट्राई करना एक दो क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से करना। देखिए सारे ये चैप्टर वो है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। क्या कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो चाह रहा है कि सर आप भी कराओ बेसिक से? मतलब बेसिक से तो मैं करा ही रहा हूँ, बट एक दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग ट्राई कर सकते हो। नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर एक तो करना 3, एक करना 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके सर। ठीक है, मैं आपको आंसर जो है ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। आज के लिए इतना ही अभी। किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बताइए, वरना थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 2 and 4। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। सर मुझे टेस्ट के क्वेश्चन पूछने थे। टेस्ट भाई मैंने अभी देखा नहीं है, मैं आज ही बस वापस आया हूँ, तो मैं एक दो दिन दो मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ उनको, तभी बताऊंगा। यस सर, और मेरे पिछले टेस्ट के भी थे। जो पिछले? सर पिछले टेस्ट का भी एक डाउट था। बताओ। सर एक आपने देविक वाला क्वेश्चन दिया था उसमें कंसाइनमेंट में, हाँ। वो वाला था। अच्छा, वो उसका सॉल्यूशन दिया नहीं मैंने? नो सर। ग्रुप में मैंने सभी के भेजे थे, उसमें देख लो किसी का ठीक होगा। नो सर, वो मोस्टली रॉन्ग ही है। चलो मेरे को अभी आज तो नहीं, कल का टाइम दो, मैं कल आपको भेज देता हूँ उसका सॉल्यूशन। ओके सर। सर संडे को टेस्ट है ना? संडे का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वैसे सर चांस आपने कम ही कुछ रहेंगे बताया। क्योंकि मैं पुराना भी चेक नहीं कर पाया हूँ अब तक, यस सर। तो इसीलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ना मैं टेस्ट बना पाया। टेस्ट तो मैंने लिया तो था अभी मंडे को, लिया नहीं आपने? सर मैंने दे दिया। सर मैं बस दोबारा वही, कह रही हूँ, आप संडे को दोबारा ले लो। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट संडे को लेते हैं दोबारा उसी का। ओके सर। ओके।